हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज उसेन बोल्ट कोर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसेन बोल्ट कोर्स आपको पता ही है, दौड़ता हुआ कोर्स, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। कितने लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं? 8 to 10 लेक्चर में। कितने लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं? एक लेक्चर आ चुका है, वो कौन सा है? IUPAC नोमेनक्लेचर। उसमें हमने थ्योरी और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर देख लें। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सीक्वेंस बेस है। यदि आपको कहीं भी ब्रेक लग गया तो उसके आगे का आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आइसोमेरिज्म से। बताओ क्या होता है आइसोमेरिज्म? बोलो। आइसोमेरिज्म क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंस इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कहां पे? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहां पे हो जाएगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। यदि ऐसा डिफरेंस कहीं पे दिख रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। अब आइसोमर्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? बोलो। स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा कौन सा है? बोलो। स्टीरियो आइसोमर। कौन सा? स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर आगे भी कितने टाइप के हैं? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। कौन सा? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। लिख लोगे ना इसको या पूरा लिखूं मैं? यहां पे क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। मतलब देखो, आइसोमर 2 टाइप का हुआ, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। यहां पे क्या हो गया? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आगे कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप्स का, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। अब बोल रहे हैं कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि स्ट्रक्चरल क्या है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इनके टाइप डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल में और कौन सा आ जाएगा? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर और बोलो, पढ़ा है ना आप लोगों ने? रिंग चेन आइसोमर और टोटोमेरिज्म। कौन सा आ जाएगा? टोटोमर। ये हो गया। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये भी पढ़ेंगे, 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 और कौन सा नहीं पढ़ेंगे? टोटोमर नहीं पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, कॉन्फर्मेशनल पढ़ेंगे। अब टोटोमर को हम पढ़ेंगे GOC 1 में। ठीक है, ये समझ आ गया? आइसोमर कौन कौन से है? स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है। अब स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल आइसोमर वो है, नाम से ही दिख रहा है स्ट्रक्चरल, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्टीरियो आइसोमर जिसका क्या डिफरेंस है? बताओ। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंस है। क्या है? स्ट्रक्चर सेम होगा बट डिफरेंस कहां पे आ जाएगा? स्पेशियल अरेंजमेंट में। जैसे 3D कॉन्फ़िगरेशन, 3D मूवी देखते हो ना, जिसमें हमें पूरा दिखाई देता है, जैसे हमारी बॉडी है 3D है। ठीक है, तो जिसका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चरल का। मान लीजिए एक कंपाउंड है, 4 कार्बन ऐसे लिखा हुआ है। यदि इस कार्बन इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना दूं तो हुआ डिफरेंस? हुआ कि नहीं हुआ? अलग हो गया। और अलग हो गया से कौन सा बोल देंगे? स्ट्रक्चरल वाला। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। स्टीरियो आइसोमर में क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या लिखा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक ये हाइड्रोजन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये हाइड्रोजन। अब देखो ये दोनों कार्बन क्या है? ये इसके अपोजिट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना दूं, ये कार्बन यहीं, ये हाइड्रोजन यहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये कार्बन यहाँ पे। अब दोनों कार्बन देखो कहाँ पे है? दोनों सेम साइड है, और यहाँ पे दोनों कार्बन क्या थे? अपोजिट साइड। अब 3D में देखने से पता चला कि इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। उनको क्या बोल देंगे? स्टीरियो आइसोमर। अब ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर होंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर होंगे? जब ये लेक्चर हम पूरा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन से टाइप का आइसोमर का एग्जांपल सर ने यहाँ पे लिखा था। सेम इसमें है। ये क्या है? चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है। वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ने के बाद समझ लेंगे। अब फर्स्ट से डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चरल से शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का बताओ भाई क्या बोलेंगे? नाम से ही समझ आ रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंस इन चेन। अब चेन कौन सी होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन हो सकती है, या फिर कौन सी चेन हो सकती है? सब्स्टिट्यूएंट चेन। मतलब कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट में भी अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि दूसरा एग्जांपल ये दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे कार्बन, और बोला बताओ भाई ये कौन से टाइप का आइसोमर है? बोलो। क्या करेंगे? चेन सिलेक्ट करेंगे। चेन देखो फर्स्ट वाले की क्या होगी? कौन सा चेन हो जाएगा?
ये हमारी चेन बन गई कि नहीं बन गई? हमने देखा था ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया जब तक IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं समझेंगे तो हमें आइसोमेरिज्म भी नहीं आएगा। तो ये हो गया, काउंट करो 1 2 3 4, कितने कार्बन आ गए इसकी चेन में? 4 कार्बन। इसकी मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली। कितने कार्बन हुआ? 1 2 3, ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन। बताओ दोनों की चेन में डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस है तो क्या बोल देंगे इसको? बोलो, चेन आइसोमर। और एग्जाम्पल देख लो, एक और। कुछ है नहीं इसमें, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। ये लिखा हुआ है और एक में क्या लिखा हुआ है? ये OH और ये कार्बन। बोलो भाई क्या होगा? चलो इस कार्बन को थोड़ा सा ना यहाँ रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं? यहाँ पे। अब बोलो कौन सा होगा? बोलो भाई। चेन सेलेक्ट करेंगे। इसकी चेन तो सिंपल 5 कार्बन की बन गई। कितने की बन गई? 5 कार्बन की। इसमें कितनी कार्बन की चेन बनेगी? सिलेक्ट करेंगे चेन को सीधा सीधा। 1 2 3 4 कार्बन की चेन कितनी बनी? 4 ही कार्बन का बना। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर, क्योंकि दोनों की चेन में डिफरेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना था मुझे। कभी कभी हम बस प्रिंसिपल कार्बन चेन में फोकस करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट चेन को भूल जाते हैं। मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि ऐसे कंपाउंड को चेन आइसोमर बोलेंगे जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा और उसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में या फिर सब्स्टिट्यूएंट चेन में डिफरेंस हो सकता है। और एक कंडीशन और है, वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ और बन जाएगा, वो कुछ दूसरा आइसोमर बन जाएगा। चेन के लिए कंडीशन फिक्स है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। सेकंड वाले में कितने कार्बन है? मेन चेन हमें पता है, ओपन चेन और रिंग चेन में जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे 5 कार्बन। इसमें कितने हैं मेन चेन में? ये भी वही हो गई रिंग वाली, 4 कार्बन। इसमें भी कितना हो गया? 4 कार्बन। फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा रिलेशन? दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर, क्योंकि 6 कार्बन 4 कार्बन। सिंपल है ये तो। सेकंड और थर्ड भी क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। क्यों? साफ साफ दिख रहा है। सेकंड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? इसमें 5 कार्बन मेन चेन में, इसमें 4 कार्बन, दोनों क्या हो गए? चेन आइसोमर। अब थर्ड और फोर्थ में देखना हमें क्या होंगे। यहाँ तो चेन तो सेम आ गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया? सेम हो गया। तो हम जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पर। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें कितना है? 1 कार्बन। मतलब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट में अलग अलग हो गया, सिंगल सिंगल कार्बन बन गया। इसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्रिंसिपल कार्बन चेन में चेंज आ जाए या फिर सब्स्टिट्यूएंट चेन में चेंज आ जाए, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। तो आंसर क्या हो गया? चेन आइसोमर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंस इन किसकी पोजीशन में हो सकता है? वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड की चेंज हो जाए, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो जाए। किसकी चेंज हो जाए? सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो जाए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे होगा। कैसे होगा? कार्बन 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 और यहाँ पे लिखा OH, फिर मैंने एक चेंज करके लिखा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे लिखा OH। बताओ कौन सा रिलेशन बनेगा? कार्बन की चेन कितने की है? 5 की चेन है। इसमें कितने की चेन है? 5 की है या नहीं है? अब पोजीशन काउंट लिखो 1 2 3 4 5। इधर से करते हैं 1 2 3, तब भी 3 पे आ रहा था। इस केस में 1 2 3 4 5। IUPAC में हम बहुत सीख चुके हैं, अब नहीं बताऊंगा कि इधर से करना है या नहीं। ठीक है, इस वाले में कौन से नंबर पे आया फंक्शनल ग्रुप? सेकंड नंबर पर। इस वाले में कौन से नंबर पर आया? थर्ड नंबर पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। क्यों? प्रिंसिपल चेन में तो दोनों में ही 5-5 कार्बन है, तो आंसर हमारा पोजीशन की वजह से चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बन 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 कार्बन, एक तो ये दिया है, एक ये दिया है। बताओ कौन से आइसोमर होंगे? इसमें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3
4। दोनों के ही चेन में कितने कार्बन है 4, और पोजीशन कौन सी होगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें फर्स्ट नंबर पर है और इसमें सेकंड नंबर पर है, दोनों कौन से आइसोमर बन जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। तो इतना सिंपल है, बस आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बताओ भाई कैसे करेंगे। नंबरिंग ले लेते हैं एक बार इसको, 1 2 3 4। अब हमें रिलेशन देखना है, बताओ फर्स्ट में और सेकंड में क्या रिलेशन है, 6 और 6। मेन कार्बन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है 6 कार्बन है, और इसमें 5 कार्बन है। अब एक बात बताओ 1 2 3 तीनों में ही कितने कार्बन है, 6 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, और फोर्थ में 5 कार्बन है। तो मैं ये बोलूँ 1 और 4 में क्या रिलेशन है, तो सब बच्चों को पता है कौन सा चेन आइसोमर हो जाएंगे, कौन से 1 और 4। 2 और 4 भी क्या होंगे चेन आइसोमर, 3 और 4 भी क्या होंगे चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि मेन चेन में डिफरेंस आ गया। अच्छा फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा, दोनों की प्रिंसिपल चेन तो सेम है, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है 2, और इसमें कितना है 1 1, अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड भी क्या हो जाएंगे चेन आइसोमर। हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकंड और थर्ड में चेक करो, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, मेन चेन में 6 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट में 1 1 कार्बन, इसमें भी क्या है 1 1 कार्बन। तो मतलब चेंज तो नहीं है, प्रिंसिपल कार्बन चेन भी उतने ही कार्बन की है और सब्स्टिट्यूएंट चेन भी उतने ही कार्बन की है। तो नेक्स्ट कौन सी पोजीशन, पोजीशन आइसोमर चेक करेंगे। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट से शुरू करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 3 4। इसमें क्या होगा 1 2 3। तो इसमें तो जो हमारे पोजीशन आई वो कौन सी आई 1 और 3, इसमें कौन सी आई थी 1 1। तो इसका मतलब दोनों आइसोमर क्या हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन हो गया, पोजीशन आइसोमर। समझ आया कि नहीं आया, बस इतना ही है। थर्ड और फोर्थ का रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन से हो जाएंगे चेन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमर। अब ये पूछा गया है कि कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए कि वो कंपाउंड पोजीशन आइसोमर शो करे। अब इसमें ये नहीं लिखा कि वो अल्केन होनी चाहिए, अल्कीन होनी चाहिए, कि एसिड होना चाहिए, कि हैलाइड होना चाहिए, हमें तो बस कार्बन देखना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं सिंगल कार्बन लूँ तो क्या उससे हम पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है, कुछ भी लगाओगे तो उसी पे रहेगा। फिर हम क्या करते हैं 2 कार्बन लेते हैं। 2 कार्बन में हो सकता है क्या, सोचो, हो सकता है कैसे। मान लीजिए मैंने इस कार्बन पर दोनों Cl लगा दिया, एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड क्या बना सकता हूं, एक बार Cl इस पे और एक बार Cl इस पे। बताओ दोनों Cl की पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि इसमें क्या था 1 1 पे था, इसमें क्या हो गया 1 2 पे हो गया। तो दोनों का रिलेशन क्या बन गया, पोजीशन आइसोमर। यदि उसने लिखा एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड में तो बस कितने कार्बन चाहिए हमें, मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। अब यदि हम एग्जामिनर बोलता है कि अल्केन में बताओ क्या होगा, अल्केन में बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा अल्केन लेंगे, 1 कार्बन वाला, क्या हो पाएगा, नहीं होगा। 2 कार्बन वाला लेंगे तो इस कार्बन को उठा के यहीं लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं होगा। यदि हम 3 कार्बन वाला लेंगे, बताओ तोड़ दो, चलो ये कार्बन रखा मैंने और इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ लगा दिया, क्या कोई डिफरेंस आया, क्या नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, 4th वाले में चेक करेंगे। 4 वाले में बताओ अब क्या करूं, 1 कार्बन को तोड़ो और क्या करो, किसी दूसरे कार्बन पे लगा दो। हटा लिया कार्बन मैंने, यहाँ लगा दूंगा तो ये बन जाएगा, और पहले वाले पे लगा दूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये तो सेम ही बन गया, और बीच वाला बना अलग। तो देख लेते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन देखने के लिए इसकी चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसकी चेन में कितने कार्बन बन गए, 3 कार्बन बन गए। तो दोनों में रिलेशन पोजीशन बना क्या, नहीं बना। कौन सा बन गया, चेन आइसोमर बन गए। तो इसलिए 4 कार्बन से भी हमारा काम नहीं चला। तो अब क्या करेंगे, हम 5 कार्बन ले लेंगे। 5 कार्बन ले लो, ये मैंने 5 कार्बन लिया, फिर 1 कार्बन हटाया और क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि 5 की चेन और यहाँ 4 की चेन बन गई। दोनों में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, चेन आइसोमर। इसका मतलब 5 वाला भी काम नहीं करेगा। तो अब क्या करते हैं, 6 कार्बन लेके देखते हैं। 6 कार्बन में क्या पता बन जाए। ये मैंने 6 की चेन ली एक, ठीक है। इसका यदि मैंने 1 कार्बन हटा के कहीं भी लगाऊंगा, ये लगा दिया मान लो, कहाँ लगा दिया, बीच वाले में। कहीं और भी लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकता हूँ। सर इस वाली पोजीशन पे लगा के देख लो, लगाओ लो, ये लगा दिया मैंने इस वाली कार्बन पर। बताओ कितने, क्या होगा अब दोनों में रिलेशन,
बोलो, पहले तो चेन सेलेक्ट करो, ये बन गई चेन और इसमें बन गई चेन हमारी ये वाली, दोनों में ही 5-5 कार्बन दिख रहा है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया हमारा? थर्ड पोजीशन पर। कौन सी पर? थर्ड पर। और इसमें कौन सी पे आया? 1 2 3 4 5। यहाँ कौन सी पे आ गया? सेकंड पर। कौन सी पे आया? सेकंड पर। जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई तो क्या बोल देंगे उनको? पोजीशन आइसोमर। बताओ कितने कार्बन इंक्लूड करने पड़े हमें अल्केन में? कितने कार्बन? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। और यदि कुछ भी ना लिखा होता कि ना तो अल्केन ना अल्काइन, कुछ भी ले आओ तुम बस बना दो, तो उसमें मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 2। और अल्केन पूछा है तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बहुत है इतना क्वेश्चन, क्योंकि अब तो हम जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ कोर्स है, तो इतना समझाना काफ़ी है। जिस बच्चे को इतना समझ आ रहा है वो नीट का एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इसको पढ़ते हुए बताओ क्या डेफिनेशन होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बताओ क्या डेफिनेशन होगी? मोलिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा, चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज इन, कहाँ पे होगा चेंज? बोलो, फंक्शनल ग्रुप में। कहाँ पे चेंज हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप में। यदि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो वो दोनों आपस में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH लिखा मैंने, है ना। अब इसी का दूसरा कंपाउंड क्या लिख सकता हूँ? ऐसा बना सकता हूँ CH3O CH3। बताओ भाई दोनों कैसे आइसोमर होंगे? ये वाला तो लिखा OH और यहाँ पे क्या लिखा? O। ये क्या है? ईथर। और ये क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल और ईथर दोनों क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, अलग है। और अलग हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऐसे ही क्वेश्चन और बन सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बना लो, बस हमारे को समझ ये आना चाहिए कि यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ये दोनों लिखा होता, क्या लिख देता वो एग्जामिनर? एग्जामिनर यदि ऐसा क्वेश्चन दे देता तो इसमें कौन सा आइसोमर होगा? बोलो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड OR दिख रहा है ना। CO और O और C को क्या लिख दें? R। हमें पता है COOR को क्या बोलते हैं? एस्टर। तो एस्टर और एसिड सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। एक कार्बोक्सिलिक एक एसिड है, एक एस्टर है। दोनों को क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, अब तुम्हें डाउट नहीं आ रहा है क्या? एक डाउट मुझे आ रहा है कि सर हमारी चेन यहाँ पे कितने कार्बन की थी? 4 कार्बन की। कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। और यहाँ पे सर हमारी चेन तो 3 कार्बन की है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम है। यहाँ चेन कितने कार्बन की थी? 2 कार्बन की। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 1 ही कार्बन की। तो सर ये तो चेन भी हो गया। तो मैं आंसर किसको टिक करूं सर? चेन आइसोमर को टिक करूं कि पोजीशन को करूं कि फंक्शनल को करूं? किसको करूं? यहाँ पे चेन में डिफरेंस है और फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंस है, तो बताओ आंसर क्या होगा? दोनों हो गया क्या? चेन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हाँ, पक्की बात है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमर में मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं है। यदि नहीं है तो फिर कौन सा आइसोमर बोल देंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। कभी कभी हमें लग सकता है कि सिर्फ ये तो चेन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, क्या करें? कौन सा है? चेन के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड सेम होने चाहिए, तभी चेन आइसोमर बोलेंगे। नहीं तो कौन सा बोल देंगे? तो कुछ दूसरा बोल देंगे। ये क्वेश्चन करो, अब फाइंड आउट करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? COOR। तो इसको कौन सा बोल देंगे? एस्टर। बाकी सब कुछ सेम है ना। काउंट करने की जरूरत नहीं, तुम कर लेना। किसी को कार्बन काउंट करना है, मोलिकुलर फार्मूला चेक करना है तो चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? कीटोन है, CO बॉन्ड है। तो कीटोन और एस्टर क्या हुआ? बोलो भाई, कीटोन और एस्टर क्या हो जाएगा? ऐसा लिखा हुआ है तो कीटोन और एस्टर वाला क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें देखो अब नीचे वाले में ये क्या है? CONHR। इसका मतलब अमाइड। क्या हो गया? अमाइड। और यहाँ पे ये खाली CO है और ये खाली NH है, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन को प्रायोरिटी देंगे तो दोनों क्या हो गया?
बोलो भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल देंगे FgI। तो समझ आ गया ना, यदि मोलिकुलर फार्मूला सेम है और उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है तो दोनों को क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। रिंग चेन आइसोमर से जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, रिंग और चेन, पहले क्या था, चेन आइसोमर था, अब क्या लग गया, रिंग भी लग गया इसके साथ। तो रिंग चेन आइसोमर में हमारा क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा और कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैन एग्जिस्ट एज रिंग और ओपन चेन कंपाउंड। क्या हो सकता है, या तो ओपन चेन कंपाउंड होगा या क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया होता, चलो इसके हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा ये, और एक लिख दिया मैंने ये वाला। बताओ दोनों में कैसा होगा। इस कंपाउंड का पहले मोलिकुलर फार्मूला देखो, तीन कार्बन और हाइड्रोजन कितना, 3 4 2 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6। इसका मोलिकुलर फार्मूला ये बना। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन लगा है तीनों पे और कार्बन 3 है ही, तो मोलिकुलर फार्मूला तो हो गया सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, बोलो भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ओपन चेन थी, यहाँ पे क्या बन गई, रिंग। यदि मोलिकुलर फार्मूला सेम है और एक जगह वो रिंग की तरह दिख रहा है और एक जगह ओपन चेन, तो उनको कौन से आइसोमर बोल देंगे, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। क्या बोल देंगे, रिंग चेन आइसोमर। अब एक बात बताओ, ये तो डबल बॉन्ड था और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, हो गए ना, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होंगी। डबल बॉन्ड, ये तो अल्कीन है और ये अल्केन दिख रहा है, तो दोनों क्या अलग से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं हो गए। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्यों, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ये अल्कीन है वो अल्केन है। तो कौन सा आंसर करोगे एग्जाम में, बोलो, रिंग चेन करोगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर करोगे, बोलो भाई, नहीं पता, ठीक है। हम आंसर करेंगे, यदि रिंग चेन आइसोमर लिखा है तो रिंग चेन आइसोमर, यदि फंक्शनल ग्रुप भी लिखा है ऑप्शन में तो फंक्शनल ग्रुप भी, यदि बोथ लिखा है तो बोथ। प्रायोरिटी किसको जाएगी, रिंग चेन को। किसको जाएगी, रिंग चेन को, देन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ये याद रखना। यदि दोनों ऑप्शन एक ही चूज करना है तो रिंग चेन, यदि ऐसा लिखा हुआ है बोथ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, अदरवाइज आंसर कौन सा होता, रिंग चेन, यदि बोथ नहीं लिखा होता तो, ठीक है। यदि कुछ और ऑप्शन होते RCI FG और मान लीजिए चेन दे देता, पोजीशन देता, तो आंसर कौन सा चूज करते, रिंग चेन आइसोमर। अच्छा, एक स्टेटमेंट याद रखना, ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बट ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आर नॉट रिंग चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि हमने देखा था, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, ये वाला, हाँ, क्या यहाँ पे ये रिंग बन रहा है, क्या दोनों में नहीं बन रहा, तो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, बट यहाँ पे रिंग तो नहीं बनी। तो इसलिए ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बट ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आर नॉट रिंग चेन आइसोमर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो क्या हुआ, फर्स्ट हम चारों का रिलेशन, पांचों का रिलेशन चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, 4 कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है और यहाँ पे भी 4 का है, तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं होंगे। फिर क्या चेक करेंगे, पोजीशन लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सा हो गया, इसमें फर्स्ट था, इसमें कौन सी होगी, सेकंड, तो कौन सा आइसोमर बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर। सेकंड और थर्ड में क्या होगा, हमारी मेन चेन कितने कार्बन की बन गई, 3 कार्बन की। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की है, 4 की। यहाँ पे कितने की है, 4 की। सेकंड और थर्ड में कैसा रिलेशन बन गया, चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल चेन डिफरेंट हो गई। फोर्थ और थर्ड में कैसा रिलेशन होगा, बताओ, बोलो भाई। एक तो ओपन चेन कंपाउंड है और एक रिंग कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है। इसमें मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये आप चेक कर लेना बेशक, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक ओपन चेन है और एक रिंग वाला है और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो कौन सा आइसोमर हो गया, रिंग चेन आइसोमर। और दोनों को और क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है, रिंग चेन को। दोनों कब लिखना, जब बोथ आंसर में दिया है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा, दोनों ही रिंग है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन की है, 4 की है, इसमें कितने की है, 3 की है। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो कौन से आइसोमर हो जाएंगे, चेन में डिफरेंस आते ही चेन आइसोमर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आया, रिंग चेन भी इंपॉर्टेंट है और बस ये ध्यान रखना है RCI और FG वाला, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
देख ध्यान रखना, ओपन चेन होगा ही होगा और एक क्लोज चेन होगा, तभी रिंग चेन आइसोमर बन सकते, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की क्या कंडीशन है बताओ। एक तो मोलिकुलर फार्मूला सेम सबको पता है, दूसरा बोलो पॉलीवैलेंट क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तभी बन सकता है मेटामेरिज्म। लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप क्या होंगे पॉलीवैलेंट में, अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। पॉलीवैलेंट किसको बोलते हैं, जिसके दोनों साइड अटैच कर सकते हैं रिंग अल्काइल ग्रुप को, जैसे ईथर हो गया, और क्या हो सकता है थायल हो गया SH, इसको कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं एस्टर हो गया COOR, इधर भी R रहता है और इधर भी R रहता है। यदि इधर R1 हो जाए और इधर R2 हो जाए, दोनों डिफरेंट, मतलब ऐसे डिफरेंट नहीं। अब एक एग्जांपल और दिया मिलेगा, ऐसे CO ये हो जाए, ये इधर R1 आ गया, ये R2 आ गया, मतलब उधर का उठ के इधर आ जाए और इधर वाला उठ के उधर चला जाए, या इधर से कुछ उठ के, मान लीजिए इसमें 4 कार्बन थे, इधर 3 कार्बन थे, यहाँ से 2 कार्बन उठ के उस साइड चले जाए, उधर हो जाए 5 और इधर रह जाए 2, तो उस केस में क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो उनको क्या बोल देंगे मेटामर। समझ आया ना। और हो सकता है ये पूरे का पूरा उठ के उधर चला जाए, उधर वाला इधर आ जाए, उस केस में भी हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए और उसके दोनों साइड के जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए दोनों में। एग्जांपल से समझेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो बताओ कैसे करेंगे, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा, हाँ सर बोलो भाई। पहले वाला क्या है, ईथर है, ईथर के इस साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इधर कितने कार्बन 4 कार्बन, इधर कितने कार्बन 1 कार्बन, इधर कितने कार्बन 4 कार्बन, इधर कितने कार्बन 4 कार्बन, इधर कितने कार्बन 1 कार्बन, इस साइड कितना कार्बन 2 कार्बन और इस साइड कितना कार्बन 3 कार्बन। ऐसा ही है, आप भी देख लो एक बार अच्छे से। अब ये बताओ फर्स्ट और सेकंड कैसे आइसोमर होंगे, क्या मेटामर होंगे क्या। चलो फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट और फोर्थ बताओ। एक साइड 4 कार्बन है, 1 कार्बन है, इस साइड 3 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए कि नहीं हो गए। इधर 1 ही कार्बन था, इधर कितना हो गया 2 कार्बन, तो फर्स्ट और फोर्थ पक्का मेटामर होंगे। क्या होंगे, फर्स्ट और फोर्थ मेटामर होंगे। सेकंड और फर्स्ट में बताओ अब क्या होगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड 1 कार्बन, दोनों साइड 4 कार्बन, लेकिन अटैचमेंट देखो आप, यहाँ पे सेकंड कार्बन से है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से है कि नहीं, यहाँ सेकंड से है, यहाँ फर्स्ट से है। यदि ऐसा भी हो गया कि पोजीशन में भी डिफरेंस आ गया, तब भी अल्काइल ग्रुप तो अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ फर्स्ट वाले से जुड़ा है। यदि ऐसा हो गया तो तब भी क्या बोल देंगे, मेटामर बोल देंगे। और साथ में एक कंडीशन ये है कि इधर देखो, क्या इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं क्या, हाँ इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पोजीशन तो अलग हुआ है, लेकिन पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर और साथ में उसको मेटामेरिज्म भी होना है, तो उसके लिए कंडीशन ये है पोजीशन और चेन आइसोमर बनते हुए दोनों साइड के कार्बन क्या है, इधर 4 थे तो 4 ही रहने चाहिए। जैसे फर्स्ट और फोर्थ है, इनको हम क्या नहीं बोल सकते, चेन आइसोमर नहीं बोल सकते। क्यों, आपको दिखेगा तीनों की कार्बन चेन अलग है, लेकिन चेन आइसोमर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंडीशन ये है यदि पोजीशन आइसोमर और मेटामर दोनों, या मेटामर और चेन आइसोमर दोनों को एक साथ होना है, तो कंडीशन क्या है कि कार्बन मस्ट बी सेम, जैसा पहले था वैसे का वैसा होना चाहिए। क्या था, जैसा पहले था वैसे का वैसा होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, साथ में पोजीशन आइसोमर भी बोल देंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अच्छा अब देखो सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है। सेकंड और थर्ड में देखो, इसमें वैसे तो 4 कार्बन दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई, अब 3 कार्बन की हो गई, यहाँ पे कितने की थी 4 की थी, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया ना, और कुछ ना कुछ चेंज आते ही क्या हो जाएगा, मेटामर तो होंगे ही होंगे। और साथ में क्या बोला मैंने, अब देखो इधर भी 4 था, इधर भी 4 था, इधर भी 1 कार्बन था, इधर भी 1 कार्बन था, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं, कार्बन मस्ट बी सेम, तो दोनों में कार्बन क्या है, सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो मेटामर तो हो ही गए, क्योंकि डिफरेंस तो आ ही रखा है। अब क्या डिफरेंस देखना कि ये चेन है कि नहीं है या पोजीशन है।
चेन में कितने कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर भी हो जाएगा। तो पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर और मेटामर साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, दोनों साइड के कार्बन हिलने नहीं चाहिए, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में नहीं हिला, फोर्थ में क्या हुआ, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये चेन और पोजीशन आइसोमर कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ओनली एंड ओनली मेटामर। मैं पोजीशन और चेन होना है तो उनको दोनों साइड से क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो एक स्टेटमेंट आ गई, मान लीजिए कि पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर एंड मेटामर कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। सही है कि नहीं है, कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा यदि ऐसा कुछ है तो हाँ मेटामर और चेन आइसोमर हो सकते हैं और मेटामर और पोजीशन भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी किसको देंगे एग्जाम में, यदि ऑप्शन में आ गया, ए में आ गया मेटामर, बी में आ गया पोजीशन आइसोमर और सी में आ गया बोथ और डी में आ गया नन। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो जैसे हमने रिंग चेन में देखा था वैसे ही क्या कर देंगे, आंसर बोथ कर देंगे। यदि ऑप्शन में बोथ नहीं है तो किसको प्रायोरिटी दे देंगे, मेटामर को। तो एक बार इनकी हम लोग प्रायोरिटी देख लेते हैं क्या होगी। पहले प्रायोरिटी जाएगी मेटामर को, देन किसको, चेन को, देन किसको, पोजीशन को। ये याद रखना, ठीक है। किसको प्रायोरिटी देंगे, मेटामर को। बोथ आंसर लिखा होगा तो बोथ को दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट क्या है, देखो भाई, अच्छा स्टीरियो आइसोमर हमारा, देखो मैंने पहले ही बताया था, हम लोग जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, रिंग चेन आइसोमर। टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म को आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारा स्टीरियो आइसोमर। हम ये डेफिनेशन देख ही चुके हैं, सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। उसमें कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल कितने टाइप के हैं, वो हैं 2 टाइप के, हमने पहले ही देख लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर देख लिया था। कॉन्फॉर्मेशनल बस एक ही है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बस एक बार ये देख लेना था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बताओ क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसको बोलेंगे, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। लिख लो ना, इसको नहीं लिखोगे, ड्यू टू किसके बिना, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये होना ही चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और उसकी वजह से क्या हो गई, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होगी। जैसे हम देखते हैं, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर H, इधर H, इधर CH3, और एक ये लिखा हुआ है CH3 H और यहाँ पे CH3 और H। बताओ इसमें है कि नहीं है। हाँ स्पेशियल अरेंजमेंट तो हमें दिख रहा है, इधर CH3 यहाँ पे था, ये ऐसे थे, अपोजिट थे, ऐसे थे कि नहीं थे, और इसमें कैसे है, दोनों ऐसे ऐसे हैं, तो अरेंजमेंट तो अलग अलग है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है, ये किसकी वजह से होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये हो सकता है डबल बॉन्ड की वजह से, ये हो सकता है रिंग की वजह से, ये हो सकता है एलिन की वजह से, ये हो सकता है स्पायरो की वजह से, ये हो सकता है बाइफिनाइल। ये कंपाउंड हमें पता है, IUPAC नोमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या एलिन सिस्टम है, क्या स्पायरो है, क्या बाइफिनाइल है, ठीक है। बाइफिनाइल ऐसा होता है, दोनों साइड फिनाइल, ये ऐसे वाला, और स्पायरो में रिंग हो जाती है ऐसे, कभी सोचो सर को पता नहीं है, इस टाइप से। एलिन क्या होता है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रिंग में 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकती है साइक्लोअल्केन और एक हो सकती है साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्केन पता है ना, नहीं पता, ये इस टाइप के कंपाउंड, ये इस टाइप के, ये सारे क्या हैं, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्कीन आप सबको पता है कैसी दिखती है, ये डबल बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होना चाहिए, उसको क्या बोल देंगे, साइक्लोअल्कीन। और दूसरा किसकी वजह से हो सकता है, डबल बॉन्ड की वजह से। अब हमारे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और है कैसे, डबल बॉन्ड है हमारा,
डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, और स्पेशियल अरेंजमेंट भी अलग है। तो ऐसा दोनों हो जाए, स्पेशियल अरेंजमेंट भी चेंज हो जाए और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हो जाए, तो क्या बोल देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हमने देख लिया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से हो सकता है, डबल बॉन्ड, रिंग, एलिन सिस्टम, स्पाइरो सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम। अब हम इस टॉपिक में एलिन सिस्टम, स्पाइरो, बाइफिनाइल नहीं पढ़ने वाले। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही उसेन बोल्ट कोर्स स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक पूरा पढ़ेंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिन, स्पाइरो, बाइफिनाइल, ये तीनों ही सिस्टम हमारी एनसीईआरटी में नहीं है और ये लेक्चर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए इनको हम नहीं पढ़ने वाले। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड को और रिंग को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में देखो अल्कीन हो सकती है, और क्या बन सकता है, इमीन सिस्टम बन सकता है, और क्या बन सकता है, एजो कंपाउंड हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ऑक्जाइम। ऑक्जाइम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब अल्कीन से शुरू करते हैं। अल्कीन आप सबको पता है किसे बोलते हैं, बोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बताओ इन दोनों कार्बन की जो दोनों वैलेंसी कुछ ना कुछ तो होंगी। अब अल्कीन को यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो इसकी जो ये दोनों वैलेंसी है, इस सिंगल कार्बन की बोल रहा हूं, दैट मस्ट बी डिफरेंट। ये दोनों वैलेंसी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और इस कार्बन की जो ये दोनों वैलेंसी, एक यहाँ लगी होगी एक यहाँ लगी होगी, दैट मस्ट बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी हमारा कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जो वैलेंसी अटैच है दैट मस्ट बी डिफरेंट। एग्जांपल से समझते हैं, कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कार्बन कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, बताओ वैलेंसी डिफरेंट है क्या कार्बन की, बोलो। ये कार्बन के साथ CH3 अटैच है, ये H अटैच है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, क्या होगी, बोलो, डिफरेंट है। और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी आपस डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन बताओ, चलो, C डबल बॉन्ड C और ऐसा लिख दिया किसी ने, यहाँ H लगा दिया, बताओ करेगा क्या शो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये दोनों तो डिफरेंट हो गई, लेकिन इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। क्या दोनों वैलेंसी डिफरेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। यदि एक भी कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है तो वो कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, ये हमें याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता, C डबल बॉन्ड C OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे F, बताओ शो करेगा क्या, बिल्कुल शो करेगा। क्यों शो करेगा, बोलो, क्योंकि क्यों शो करेगा, ये Br ये F दोनों अलग अलग, ये OH ये Cl ये भी अलग अलग, दोनों वैलेंसी दोनों कार्बन की डिफरेंट हो गई, इसका मतलब GI शो करेगा। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इमीन सिस्टम। इमीन सिस्टम किसको बोलते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन में क्या अटैच हो, हाइड्रोजन, उसको क्या बोल देंगे, इमीन सिस्टम। अब ये GI कब शो करेगा, इसमें तो सिंपल है, नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है ही, तो हमें क्या चेक करना है, बस कार्बन की वैलेंसी चेक करना है, क्या वो दोनों डिफरेंट है या नहीं है। बस इस कार्बन पे अटैच दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो जाएगी तो वो कंपाउंड GI शो कर देगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखा मैंने Cl, यहाँ पे लिख दिया Br, एक कंपाउंड ये ले लिया C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे लिख दिया Br, ये लिखा मैंने कार्बन, ये लिखा N और यहाँ पे लिखा लोन पेयर, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा ET। बताओ भाई कौन सा कंपाउंड शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, बोलो। इसमें क्या हुआ, Cl और Br अलग है कि नहीं है तो हो गया। उधर तो देखना ही नहीं है क्योंकि दोनों वैलेंसी लोन पेयर और हाइड्रोजन सेम है क्या, नहीं है, तो इधर देखने की नीड हमें नहीं है। इसमें देखो OH और Br अलग अलग हो गई, हाँ बिल्कुल आंसर क्या हो गया, सही हो गया, GI शो करेगा, GI शो करेगा। इसमें बताओ भाई, इधर तो देखना ही नहीं है, इधर देखेंगे इथिल, ET मतलब इथाइल और H मतलब हाइड्रोजन।
तो दोनों वैलेंसी क्या हुई, डिफरेंट है कि नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीआई शो करेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने क्या बोला था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे वाला बोला था कि ऐसे वाला बोला था। कभी कभी वो ये सोचते रहिए एच और एस तो सेम हो गया, ये तो जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन की, इसी कार्बन की दोनों वैलेंसी देखनी है, इसी कार्बन की, ये नहीं देखना कि ये दोनों एच सेम हो गया। ऐसा कंफ्यूजन एग्जाम में हमें आ जाता है। क्या बोला गया है, जो कार्बन डबल बॉन्ड में अटैच है दोनों की वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, उस पर लगी हुई दोनों वैलेंसी, ठीक है। ध्यान रख, हमें दूसरे कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, उसके इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट आता है ऑक्साइम। एक होता है अल्डो ऑक्साइम और एक होता है कीटो ऑक्साइम। अल्डो ऑक्साइम कैसे बनेगा, अल्डिहाइड से बनेगा। जैसे मान लीजिए HCO और इससे जोड़ दें हम N लोन पेयर और OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और शिट गलती हो गई है थोड़ा सा, देखो एक मिनट दोबारा देखते हैं कैसे बनेगा। अल्डिहाइड से कैसे बनेगा, यहाँ पे एक साइड H रहेगा और एक साइड R रहेगा, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया लोन पेयर और ये बन गया OH। यदि कार्बन के एक वैलेंसी हाइड्रोजन है और दूसरी R है, उसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड वाला। और यदि कीटोन वाला करेंगे तो ये लोन पेयर ये OH, दोनों ग्रुप कैसे होंगे, R1 और R2, ठीक है। ये हो जाएगा कीटोन। ये R1 भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने R2 लिखा है। दोनों R क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, यदि जीआई शो करना है तो। और यहाँ पे दोनों वैलेंसी तो हमेशा ही अलग होंगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अल्डो ऑक्साइम ऑलवेज शो जीआई, बोल सकता हूँ क्या, चेक करो। लोन पेयर और OH अलग अलग है कि नहीं है। और एल्डो ऑक्साइम में हमेशा एक वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, और दूसरी क्या होगी, R होगी। क्या हाइड्रोजन और R सेम हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। लेकिन एक एल्डो ऑक्साइम ऐसा है जिसमें क्या हो सकता है, ऐसे वाला ऑक्साइम क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर और ये OH। क्या मैं यहाँ पे H नहीं लगा सकता क्या, ये भी तो एल्डो ऑक्साइम है। यदि दोनों HH हो गया तो उस केस में हमारा जीआई शो नहीं होगा। यदि स्टेटमेंट ये लिखा है ऑल एल्डो ऑक्साइम शो जीआई, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि उस R की जगह एक H तो हो ही सकता है। क्या ये अब नहीं है क्या, अब भी तो एल्डो ऑक्साइम है, ठीक है। अच्छा, कीटो ऑक्साइम में क्या होगा, R1 और R2 अलग अलग होने चाहिए तभी जीआई शो होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, C डबल बॉन्ड N, एक साइड लोन पेयर एक साइड H। यदि यहाँ पे लिखा है CS3 और दूसरा लिखा है ET, बताओ आंसर क्या होगा। दोनों वैलेंसी अलग है कि नहीं है, अलग है तो जीआई शो करेगा। कंडीशन क्या है, जो लगे हुए R1 R2 ग्रुप है दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। यदि इस ET की जगह क्या लिख देता एग्जामिनर, CS3 लिख देता, बताओ जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी CS3 और ये भी CS3, तो दोनों ही जीआई शो क्या होगी, दोनों वैलेंसी सेम हो गई, जीआई शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में क्या होगा बताओ, एजो कंपाउंड उसे बोलते हैं जब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन, इसके यहाँ पे लगा दूं मैं H, यहाँ पे लगा दूं H, बताओ ये जीआई शो करेगा क्या, बिल्कुल शो करेगा। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। यदि ऐसा दिया रहता, ये लोन पेयर यहाँ पे CS3, ये लोन पेयर यहाँ पे CS3, ये जीआई शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर एक मिथाइल, एक लोन पेयर एक मिथाइल, दोनों क्या हो गई, वैलेंसी एक एक नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और ऐसा हो गया तो जीआई शो करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी दूसरा लोन पेयर नहीं आ सकता, हमेशा आएगा या तो हाइड्रोजन आएगा या कोई अल्काइल ग्रुप आएगा या कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो लोन पेयर आ ही नहीं सकता। और लोन पेयर नहीं आएगा तो बताओ कुछ ना कुछ अलग ही आएगा, और अलग होते ही क्या हो जाएगा, जीआई शो कर देगा। क्यों, क्योंकि एक तो लोन पेयर ऑलरेडी है और दूसरा कुछ आएगा तो अलग ही होगा। तो ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, डबल बॉन्ड का आपको सबको समझ आ गया, अल्कीन डिस्कस किया, ऑक्साइम डिस्कस किया, इमाइन किया और एजो कंपाउंड किया। अब नेक्स्ट आता है साइक्लोअल्केन।
कहीं पे डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वीवाइज क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन कब जीआई शो करेगा, इसकी क्या कंडीशन है बोलो। वो साइक्लोअल्केन जीआई शो करेगा विच हैज 2 sp3 कार्बन, क्या बोला 2 sp3 कार्बन, ये sp3 इंपॉर्टेंट है। 2 sp3 कार्बन हैव बोथ द वैलेंसी डिफरेंट, ऐसा 2 sp3 कार्बन जिसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये कंपाउंड दिया है, सारे ही कार्बन sp3 है, ये तो सबको पता है इसमें, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। अब हमें देखना क्या इसमें ऐसे 2 sp3 कार्बन है जिसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, जो रिंग के आउटसाइड है। यहां लिख भी लो आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग। बताओ भाई, इस कार्बन में देखो ये कार्बन है, इसकी दूसरी वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। इसकी दोनों वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। इसकी दोनों वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होगी। इसकी दोनों वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। इसकी दोनों वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन होगी। अब हमारे पास sp3 कार्बन तो सभी है, लेकिन क्या वैलेंसी डिफरेंट है, क्या नहीं है। दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन मिला, क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन हमें नहीं मिले। इस कंपाउंड में क्या होगा, ये यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया। अब बोलो भाई इसमें जीआई शो करेगा क्या, चेक करो। इसकी दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन, इसकी दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन, बाकी की तो हमें पता ही है HH, यहाँ पे भी HH, यहाँ पे भी HH HH HH। तो बोलो भाई क्या है, क्या 2 sp3 कार्बन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही HH है। यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। क्या ऐसे 2 sp3 कार्बन हमें मिल गए क्या, बिल्कुल। ये भी sp3 कार्बन है और ये भी sp3 कार्बन है। यदि ऐसा मिल गया तो इसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। हाँ, ये बिल्कुल जीआई शो करेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब मैं ये बताता हूं कि मैंने sp3 क्यों बोला। अब ये देखो, देखने में ऐसा लग सकता है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि जैसे ही रिंग से बाहर निकला हुआ कुछ दिख जाए तो जीआई शो हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये मिथाइल है, दोनों वैलेंसी डिफरेंट होगी। ये इधर वाला मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या कोई और हाइड्रोजन है क्या, देखो एक कार्बन, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे एक ही वैलेंसी है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी दूसरी वैलेंसी नहीं है। तो कितने sp3 कार्बन मिले हमें, एक ही sp3 कार्बन मिला जिसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। तो समझ आ गया, कम से कम कितने sp3 कार्बन होने चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके जीआई शो करेगा, अदरवाइज जीआई शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बताओ चलो, Cl इसमें होगा क्या, जीआई शो होगा क्या, सोचो। हाँ देखो इसमें कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि देखो अरे सर Cl दोनों लगा हुआ है, ये जीआई शो नहीं करता। ऐसा नहीं है, हमें एक कार्बन की दोनों वैलेंसी देखनी है, एक कार्बन की। Cl और H अलग अलग है, Cl और H अलग अलग है, दोनों कार्बन क्या है, sp3 भी है, तो जीआई शो कर देगा। ठीक है। अच्छा ऐसे क्यों है कि 2 sp3 कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो जाए, ऐसा इसलिए है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है इसमें। अब एक Cl हो सकता है नीचे की तरफ हो और एक Cl ऊपर की तरफ हो, तो ये रिंग हमारा किसका काम करेगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का। और एक बार ये Cl नीचे, एक बार ये Cl ऊपर, और एक बार ये वाला Cl नीचे, तो दूसरे टाइम में Cl ये क्या हो जाएगा, ऊपर। तो डिफरेंट स्पेशियल रीअरेंजमेंट हो गया कि नहीं हुआ, कभी Cl ये वाला नीचे है, कभी Cl ये वाला ऊपर है। उसको दिखाते कैसे हैं, ऐसे शो करते हैं, कभी कभी इस Cl को वेज से, इसको डैश से, इस Cl को डैश से और इस Cl को वेज से। तो बताओ दोनों का स्ट्रक्चर मतलब जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इस वजह से हमारा कंपाउंड जीआई शो करता है। चलो एक क्वेश्चन और करो, ये वाला बताओ, HCl ये जीआई शो करेगा क्या। इसमें तो रिंग भी आ गई, डबल बॉन्ड भी आ गया, सब आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। अच्छा रिंग के अंदर तो कोई ऐसा sp3 कार्बन नहीं है जिसकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो रिंग वाला तो वह भी छोड़ दें, क्यों, क्योंकि सब पे 2H लगा हुआ है। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड पर। हमारा ये डबल बॉन्ड हुआ,
इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन की दोनों वैलेंसी देखो, एक हाइड्रोजन है एक Cl है, तो दोनों क्या होगी, डिफरेंट तो हो गई। अब इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी ऐसे जा रही है, तो एक वैलेंसी तो ये हो गई और एक वैलेंसी इसकी ये मान लेंगे। क्या दोनों वैलेंसी अलग अलग है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी Cc और ये भी Cc, दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। सेम होने में क्या होगा, GISO नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। इसी को ले लेते हैं, चलो इसी कंपाउंड को बना के समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया इस बार। अब बोलो GISO करेगा या नहीं करेगा? क्या देखो, ये हाइड्रोजन अलग, ये मिथाइल अलग, ये तो हो गया डिफरेंट बिल्कुल। इस डबल बॉन्ड को देखते हैं, यहाँ पे मैं चला, क्या मिला, कार्बन और Cl। यहाँ गया तो क्या मिला, कार्बन और H। क्या अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग है बिल्कुल भाई। कार्बन Cl सबकी आंखों में सही है, सबको अभी तक सही दिखता है। तो ये वाली वैलेंसी डिफरेंट, ये वाली वैलेंसी भी डिफरेंट, तो आंसर क्या हो गया, GISO करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों कार्बन पर क्या है, डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया उसको समझ लो GI समझ आ गया, यदि नहीं किया तो दोबारा से रिवाइज करो। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम करते जाते हैं ना, हमारे माइंड में बस यही बैठ जाता है कि या तो डबल बॉन्ड को देखना है या रिंग को देखना है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को चेक करते हैं। इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर क्या बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, सही है। इधर से चला मैं, यहाँ पे क्या मिला, कार्बन Cl, यहाँ पे गया क्या मिला, कार्बन Cl, यहाँ पे गया तो क्या मिला, कार्बन कार्बन। तो इसकी ये दोनों वैलेंसी कैसी दिख रही है, बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। लेकिन उधर वाले कार्बन की तो दोनों वैलेंसी डिफरेंट थी, इस वाले कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम हो गई। तो क्या ये GISO करेगा? इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये GISO नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये GISO नहीं करेगा। ये पूरा कंपाउंड GISO करेगा या नहीं करेगा, वो हम एक बार इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं, तब हमें और समझ आएगा, क्योंकि अब तो ये थोड़ा हो गया ना खिचपिच। अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन ये Cl, अब डबल बॉन्ड का बहम हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हम चेक कर चुके हैं। अच्छा, अब चेक करो साइक्लोअल्केन, रिंग की वजह से भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है, ऐसे दो sp3 कार्बन जिनकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो चेक करो, इन दोनों पे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है क्या, आउटसाइड द रिंग? हाँ बिल्कुल, एक H एक Cl, इसमें क्या है, एक H एक Cl। तो बताओ ये GISO करेगा या नहीं करेगा? ये GISO करेगा। कहाँ पे करेगा, रिंग के साथ ये GISO करेगा। कहाँ करेगा, रिंग के साथ GISO करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे दो sp3 कार्बन इसके अंदर है जिसकी दोनों आउटसाइड द रिंग जो वैलेंसी है वो दोनों डिफरेंट है। यदि ऐसा हो गया तो GISO हो गया। नेक्स्ट करें डिस्कस। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा पीछे वाला, या एक दो एग्जांपल और करवाऊं? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल और कैसे करेंगे, दो तो बहुत हो गया, इस बार है ना हम कुछ और करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, OH Cl Br, बताओ भाई कैसे करेंगे? चेक करो दोनों वैलेंसी, यहाँ पे तो दोनों H है, यहाँ दोनों H है, यहाँ दोनों H है, लिखूंगा नहीं, बहुत बता दिया। यहाँ पे क्या हो गया, HBr, यहाँ पे क्या हो गया, HCl, यहाँ पे क्या हो गया, HOH। कितने sp3 कार्बन ऐसे हैं जिनकी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। सर आपने तो 2 sp3 बोला था, यहाँ तो 3 sp3 हो गए, तो क्या हुआ, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन होने चाहिए। क्या बोला, एटलीस्ट 2, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, हो जाएगा काम। कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2, इसलिए ये क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन में अप टू 7 कार्बन रिंग GISO नहीं करते डबल बॉन्ड के साथ। क्या बोला, अप टू 7 रिंग। साइक्लोअल्कीन का मतलब तो समझते हो ना, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, जैसे ये हो गया, इनको बोलते हैं साइक्लोअल्कीन। कहां तक शो नहीं करेगा, अप टू 7 कार्बन, अप टू 7 कार्बन नो GI। क्या बोला, नो GI। जैसे ये हो जाए ये GISO नहीं करेगा, ये हो जाए ये नहीं करेगा, ये हो जाए ये नहीं करेगा, कुछ भी आ जाए नहीं करेगा, 7 का बना लो, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। अब 7 से ज्यादा का होगा तो वो GISO करेगा। हम वो करते हैं 8 रिंग वाला।
8 कार्बन की रिंग, 8 कार्बन की रिंग GI शो करेगी डबल बॉन्ड के साथ। कंडीशन क्या है? वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, वैलेंसी हमेशा डिफरेंट होगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा बनता है, कैसा बनता है? ऐसा, इस टाइप से कुछ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब ये मत समझना कि ये बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन नहीं है, ये क्या है? 4 कार्बन तो इसके ऐसे आ गए, और जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना वो ऐसे गया हुआ नीचे की तरफ, ऐसे जुड़े हुए हैं, ये आगे पीछे है, मतलब ये साथ में नहीं है, मतलब ऊपर नीचे। जो पीछे वाली जो लाइन है ना वो क्या है? नीचे की तरफ है, और डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ। इसमें ये 2D अरेंजमेंट है, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी कोई कार्बन है। यहाँ कार्बन नहीं, कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कार्बन है। तो ये कहाँ होगा? अब देखो हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका ऐसे हो गया और एक हाइड्रोजन इसका हो गया। बोलो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या थे? सेम साइड थे। यहाँ दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गया? तिरछा हो गया, अपोजिट साइड हो गई। तो क्या ये GI शो करेगा? हाँ, GI शो करेगा। तो समझ आ गया? 7 कार्बन तक साइक्लोअल्कीन GI शो नहीं करेगी, 7 से ऊपर होते ही GI शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप है ना घर से करना, मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ये वही वाले हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ GI। अच्छा, जैसे हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था, अब हमने तो एक ही टाइप का नाम लिखा था, अब यहाँ पे तो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं सेम कंपाउंड के, कभी वो ऊपर की तरफ कभी वो नीचे की तरफ। तो उसके लिए नोमेनक्लेचर इंक्लूड किया गया कि कैसे हमें पता चल जाए कि इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, या इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका ऐसा है। तो उसमें 3 टाइप का इंट्रोड्यूस किया गया, एक सिस ट्रांस, एक सिन-एंटी, एक EZ सिस्टम। सिस ट्रांस इंक्लूड होगा अल्कीन, मतलब अल्कीन के लिए यूज होगा, सिन-एंटी यूज होगा इमीन के लिए, एजो के लिए और ऑक्साइन के लिए, ठीक है। और EZ सिस्टम किसके लिए यूज होगा? जब अल्कीन में, किसके लिए होगा? अल्कीन के लिए, जब उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाएगी। अभी हम समझेंगे ये डिफरेंस, पहले सिस ट्रांस को डिस्कस करते हैं। सिस ट्रांस में हमने देखा था ये C डबल बॉन्ड C है, ये दोनों वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी। यदि यहाँ की कोई भी एक वैलेंसी उधर की साइड एग्जिस्ट करती है, क्या बोला? यदि यहाँ की कोई भी एक वैलेंसी, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, यदि A और B में से चाहे तो A उधर हो जाए, चाहे B यहाँ हो जाए, या दोनों ही हो जाए, तो सिस ट्रांस यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो सकता है, A भी हो सकता है, और क्या बन सकता है? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे A, यहाँ पे C आ गया। चलो C नहीं, D कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। A B, बताओ इसमें सिस ट्रांस यूज कर सकते हैं? हाँ, इधर A B है और इधर एक A आ गया, मैंने क्या बोला? कोई एक होना चाहिए, या दोनों हो जाए, जैसे इसमें आ गया A B। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे D, और यहाँ पे A, और यहाँ पे B। बताओ ये करेगा क्या? बिल्कुल सिस ट्रांस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये AB था तो यहाँ पे B दिख रहा है ना, A तो नहीं है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो सिस ट्रांस को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यदि सेम टाइप की वैलेंसी सेम साइड है, क्या बोला? सेम टाइप की वैलेंसी यदि सेम साइड है, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H और H, सेम टाइप की वैलेंसी, जैसे ये हो गया CH3 और ये CH3, दोनों क्या है? ऊपर की तरफ है कि नहीं है? और दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। यदि दोनों सेम वैलेंसी, सेम वैलेंसी सेम साइड, क्या बोलेंगे? सिस बोल देंगे। यदि सेम वैलेंसी अपोजिट साइड, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रांस। बस इतना सा, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं लगा। सेम वैलेंसी सेम साइड सिस, सेम वैलेंसी अपोजिट साइड ट्रांस। इसका ट्रांस कैसे बन जाता? बनाएं क्या? ये CH3 यहाँ, ये C डबल बॉन्ड C, ये H और ये CH3 और ये H यहाँ। बोलो भाई सेम वैलेंसी कहाँ चली गई? ये CH3 यहाँ था, ये CH3 यहाँ, अपोजिट चला गया ना, अपोजिट चला गया तो क्या बोल देंगे? ट्रांस। बस इतना ही है। और क्वेश्चन कर लो सिन-एंटी के। अब सिस ट्रांस समझ आ गया, सेम वैलेंसी सेम साइड सिस, सेम वैलेंसी अपोजिट साइड ट्रांस। अब सिन-एंटी समझते हैं। सिन-एंटी में क्या है? मैंने क्या बोला? N के साथ लोन पेयर और H है तो इमीन बोल देंगे। ये है यहाँ एक R1 और R2 हो सकता है। एजो कंपाउंड में क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N, एक साइड लोन पेयर, एक साइड H, या R भी हो सकता है, H और R, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है।
इसमें भी सिमिलर वैसा ही है, सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इमीन एजो और उसके लिए थोड़ा हल्का हल्का सा डिफरेंस आएगा, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें आएगा ऑक्जाइम। ऑक्जाइम में कैसे है, सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ पे R1, ये तो हो गया एल्डो ऑक्जाइम। और यदि यहाँ पे मैं ले लूँगा कीटो ऑक्जाइम तो उसमें क्या हो जाएगा N लोन पेयर OH और R1 और R2। अब हम एजो का डिस्कस करते हैं। एजो में क्या होगा, यदि H एल्डो ऑक्जाइम, सॉरी एजो नहीं बोल रहा, ऑक्जाइम का डिस्कस करते हैं। H और OH, एल्डो ऑक्जाइम में क्या देखना है, H और OH अपोजिट साइड है, H एंड OH क्या हो गया, अपोजिट। क्या बोला मैंने, अपोजिट, तो क्या बोल देंगे इसको, बोलो भाई, एंटी। क्या बोलेंगे, एंटी। H और OH अपोजिट साइड है तो एंटी, और H और OH सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सिन बोल देंगे। इसमें कीटो वाले में देखो R1 और R2 कुछ ना कुछ अलग होंगे, हो सकता है एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो। क्या बोल देंगे, मिथाइल हो या इथाइल हो। यदि अल्फाबेटिकल पहले जो आता है, क्या बोला, अल्फाबेटिकल जो पहले आता है, और OH अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड, क्या बोला, अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड और OH यदि सेम साइड है तो क्या बोल देंगे, सेम सेम सिन, अपोजिट एंटी हो जाएगा। बस इतना सा है। क्या बोला, यदि अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड। मिथाइल और इथाइल में कौन सा, चलो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। यहाँ पे आगे स्पेस है क्या, हाँ स्पेस है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर हो गया, ये OH हो गया, और यहाँ पे इथाइल आ गया। बताओ भाई क्या होगा इसमें। अब ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। अल्फाबेटिकली किसको प्रेफर करते हैं, इथाइल को, क्योंकि EM से पहले आता है। तो इथाइल और OH को देखो सेम साइड है कि नहीं है, सेम साइड है, तो क्या बोल देंगे, सिन। यही क्वेश्चन में क्या हो सकता था, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाता, लोन पेयर OH और यहाँ मैं लिख देता ET और यहाँ लिख देता CH3। बताओ क्या आंसर होगा, CH3 और OH, ये मिथाइल, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली प्रेफर कौन होगा, इथाइल होगा, क्यों, E पहले आता है। तो दोनों क्या है, अपोजिट साइड है। क्या बोल देंगे, एंटी बोल देंगे। इतना सा है। एल्डो एग्जाइम का एग्जांपल देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, ये OH, यदि ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, सिन है कि एंटी है। H और OH सेम साइड है, क्या हो गया, सिन हो गया। सिंपल है। सिमिलर एजो कंपाउंड में है। एजो कंपाउंड में कितना सा है, यदि दोनों लोन पेयर ऊपर तो क्या हो जाएगा, सिन। यदि दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, तो क्या हो जाएगा, एंटी। एग्जांपल देख लो, N डबल बॉन्ड N, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया लोन पेयर। बताओ लोन पेयर किस साइड है, अपोजिट साइड है, तो क्या बोल देंगे, एंटी। एजो कंपाउंड इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। यदि दोनों लोन पेयर अपोजिट हैं तो एंटी, यदि दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो सिन हो जाएगा। इतना सा है, बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने टाइम भी नहीं दिया। EZ सिस्टम कब यूज करेंगे, पहली बात तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल द 4 वैलेंसी, चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। 4 की 4 वैलेंसी मतलब 2 वैलेंसी इस कार्बन की, 2 वैलेंसी इस कार्बन की। जैसे हमने सिस ट्रांस में क्या देखा था, ये हो गया था A और B, A और B, या तो ये दोनों AB हो जाए, या यहाँ पे कोई D बन जाए, मतलब एक सेम हो जाए। उस केस में तो हमने सोल्व कर लिया था, लेकिन सिस और ट्रांस इसका रिप्लाई नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेट कर पाया नोमेनक्लेचर। जब ये AB है और ये CD है, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। C डबल बॉन्ड C में एक Cl बन जाए, एक Br बन जाए, इसमें एक मिथाइल बन जाए, एक इथाइल बन जाए, बिल्कुल चारों डिफरेंट है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ये इसका आंसर सिस और ट्रांस के पास नहीं था। तो कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया, EZ सिस्टम। क्या यूज किया गया, Z और E। अब इसका जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक इंट्रोड्यूस किया गया प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या किया गया, प्रायोरिटी। एक को हायर प्रायोरिटी देंगे, एक को लोअर प्रायोरिटी देंगे, एक को हायर प्रायोरिटी देंगे, एक को लोअर प्रायोरिटी देंगे। अब ध्यान रखना, यदि दोनों हायर प्रायोरिटी या दोनों लोअर प्रायोरिटी सेम साइड है तो क्या बोल देंगे, Z।
यदि एक हायर प्रायोरिटी मतलब एक हायर प्रायोरिटी ऊपर और इसकी हायर प्रायोरिटी नीचे। अभी प्रायोरिटी में बताऊंगा कैसे हायर और लो दिया जाएगा, बस अभी एक बार ये समझ लो, दोनों हायर प्रायोरिटी या दोनों लोअर प्रायोरिटी सेम साइड है तो जेड बोलेंगे। यदि एक हायर प्रायोरिटी ऊपर और एक हायर प्रायोरिटी नीचे, या एक लोअर प्रायोरिटी ऊपर एक लोअर प्रायोरिटी नीचे, उसको क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी डिसीजन कैसे लेते हैं, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। तो प्रायोरिटी दी जाती है, कई सारे फार्मूले हैं, जब बेस्ड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब जो उसके साथ ग्रुप अटैच है उसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये Cl, ये Br, ये F, ये आयोडीन, और ऐसा ये कंपाउंड दिया था C, ये Cl, ये Br, और ये हो गया आयोडीन, और ये हो गया F। इसमें अब बताओ किसको हायर प्रायोरिटी जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, देखो इस कार्बन से जो जुड़े हुए दोनों हैं इनका चेक करना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, आयोडीन से तो कम है, तो आयोडीन को हायर प्रायोरिटी दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, लोअर प्रायोरिटी। Br और क्लोरीन में हायर प्रायोरिटी किसका है, Br का है हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी। इस टाइप से डिसाइड करते हैं। बताओ हायर प्रायोरिटी दोनों कौन सी साइड है, सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या हो गया जेड। इसमें क्या होगा, फ्लोरीन को लोअर प्रायोरिटी, आयोडीन को हायर प्रायोरिटी, क्लोरीन ब्रोमीन में लो प्रायोरिटी हो जाएगा, ये हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। आंसर क्या हुआ बोलो भाई, लोअर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, या हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो आंसर क्या हो गया, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में मैं मॉडिफाई करूं या दोबारा से करता हूं, चलो एक बना ही लेते हैं। इसमें क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl लिखा, यहाँ Cl लिखा, लेकिन 37 लिख दिया। यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl 37, और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, या CH3 लिख लो, थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, ये CH3। इसमें बताओ भाई, अब देखो इधर तो हमें डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और CH3 दोनों अलग अलग हैं, ये हाइड्रोजन ये कार्बन, हायर प्रायोरिटी ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। अब ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, जब दोनों एटम सेम हो जाए, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उसमें प्रायोरिटी किसको जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ये याद रखना है। पहले किसको दिया, एटॉमिक नंबर को, दूसरा किसको दिया, एटॉमिक मास को। तो इसमें हायर प्रायोरिटी कौन हो गया, ये वाला, और ये क्या हो गया, लोअर प्रायोरिटी। इसमें देखो ये हायर प्रायोरिटी हमें पता ही है, कार्बन है, ये लोअर प्रायोरिटी, इसमें ये लोअर प्रायोरिटी, और ये एटॉमिक मास ज़्यादा है, हायर प्रायोरिटी। इसमें हायर प्रायोरिटी दोनों क्या हो गई, सेम साइड, तो क्या बोल देंगे, जेड, और इसमें क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गई। पहली कंडीशन प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम हमें क्या देखना है, एटम का एटॉमिक नंबर, यदि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, हो जाएगा। दूसरा कभी कभी क्या हो सकता है, Cl और Cl37 लिख दे, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तीसरी क्या होगा, कभी कभी ऐसा केस आ सकता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखा CH2Cl, यहाँ पे लिखा CH2Br, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा मिथाइल, और ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, CH2Br, CH2Cl, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा मिथाइल। बताओ भाई, इस साइड तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन है, हायर प्रायोरिटी इसको दे देंगे, इसको लोअर दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, बोलेंगे सब बताओ, पहले क्या हुआ कार्बन, दोनों ही कार्बन हो गए। कार्बन का एटॉमिक मास भी नहीं लिखा इस बार, तो पिछले क्वेश्चन में तो Cl35 Cl37 लिखा था, इसमें तो वो भी नहीं लिखा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट एटम पर, कार्बन के साथ जो अटैच है, कार्बन के साथ अटैच क्या है, हाइड्रोजन Cl, नीचे वाले में क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और Br। बताओ भाई, नेक्स्ट आइटम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या है Br। प्रायोरिटी किसको जाएगा, Br वाले को, किसको जाएगा, Br वाले को। क्यों, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा। वही रूल फिर से शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो हायर प्रायोरिटी किसको दे देंगे, इसको दे देंगे लोअर प्रायोरिटी। दोनों लोअर प्रायोरिटी ऊपर की साइड है तो क्या हो गया जेड। यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, ये लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, ये हमने डिसाइड कर ही लिया हायर और ये लोअर। हायर प्रायोरिटी दोनों क्या हो गया अपोजिट साइड, आंसर क्या हो गया ई। तो बस इतना सा है।
पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर हम एटॉमिक मास देखेंगे, यदि वो भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट एटम पे चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको, एक बार एक एग्जांपल से और समझते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को। ये करते हैं, क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C CH2OH, यहाँ मैं लिखूंगा CH2Cl, यहाँ पे लिख दिया F और आयोडीन। और ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया एग्जामिनर ने, C डबल बॉन्ड C CH2Cl और CH2OH, और यहाँ पे लिख दिया F और आयोडीन। अब बताओ भाई कैसे करेंगे, इधर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा एटॉमिक नंबर से हायर लोअर। इसमें क्या होगा, ये भी CH2 ये भी CH2, नेक्स्ट क्या है OH, नेक्स्ट क्या है Cl, प्रायोरिटी किसको जाएगा, Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हो गया हायर प्रायोरिटी, ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब क्या हो गया Z, और यहाँ पे हायर प्रायोरिटी है लोअर प्रायोरिटी आप घर से चेक करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें देखो दो टाइप के फार्मूलाज लगेंगे, जब कंपाउंड सिमेट्रिकल है और जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। पहले हम देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हमें पहले पता भी होना चाहिए कैसा दिखता है। तो मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे करके कार्बन होंगे बहुत सारे, ये C डबल बॉन्ड C। अब इसके यदि यहाँ पे लगा R1, तो उस साइड क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए, और R1 एंड R2 क्या होंगे, नॉट इक्वल टू R2, तब इस कंपाउंड को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। और उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल 2 की पावर n। n क्या है, n इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइट, मतलब n वो जगह है जहाँ पे GISO हो सकता है, n का नंबर वो है। अब एग्जाम्पल से समझे तो, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा CH3 और C डबल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ लिखा मैंने इथाइल। तो बताओ भाई, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड C, ऐसा ही है ना, ये C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, इधर क्या है मिथाइल है, इधर क्या है इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल क्या एक जैसे हैं क्या, नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या हो गया अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। मान लीजिए हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया होता कि इसमें बताओ कितने कंपाउंड्स, कितने GISO होंगे, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे वैलेंसी पूरा कर देते हैं इसका हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन लगा लोगे क्या तुम लोग, नहीं लगा पाओगे, तो हम लगा देते हैं। बताओ भाई कितना GISO होगा। इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है CH2 CH3, क्या अलग है या नहीं है। तो पहले तो ये देखना है अनसिमेट्रिकल है, दूसरा अब ये देखना है कितने जगह ऐसी है जहाँ पे GISO करता है, क्या इस डबल बॉन्ड पे GISO होगा। देखो HCH3 अलग हो गया, H और ये पूरा सब तो बिल्कुल अलग है, तो एक साइड तो ये हो गई GISO करने वाली, दूसरी साइड इसको चेक करो डबल बॉन्ड को, ये दोनों तो अलग दिख ही रहा है, ये पूरा इतना बड़ा सा और ये हाइड्रोजन, बस यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइल दोनों अलग है, कितने GI साइट हो गया, तो n की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ये सेकंड था, तो n की वैल्यू 2 हो गया। फार्मूला क्या लगा देंगे 2 की पावर n, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता C, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ये देखिए डबल बॉन्ड, ये H, ये C, ये इनको पूरा कर लेना, ठीक है ना, ऐसा दिया होता मान लीजिए, चलो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो तुमसे ये भी नहीं हो पाएगा मुझे पता है। बताओ भाई, ये हो गई हमारी एक साइट, ये साइट हमारी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, दोनों क्या हो गए सेम हो गए, तो इसका मतलब ये तो हमारी ज्योमेट्रिकल साइट है ही नहीं। अब यदि हम देखें सिमेट्री, यहाँ पे CH3H और यहाँ पे H और बाकी ये सब तो अलग है, सिमेट्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 1, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया, सिंपल सा है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड, इसके लिए कैसे GI कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल कंपाउंड पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसा दिखेगा, इसको मान लीजिए R1 C डबल बॉन्ड C, C डैश 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 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी क्या हो जाए, ये भी सेम और ये भी सेम, तो यदि सिमिलर होगा तो उसको क्या बोल देंगे सिमेट्रिकल कंपाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी क्या आ गया CH3, बाकी के हाइड्रोजन में लगा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को लगाना तकलीफ होगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है।
सब कुछ मास्टर कर दे, ठीक है। अब देखो ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम है। इसका मतलब आउटसाइड क्या है, दोनों सिमिलर हो गया, बीच का तो सब कुछ सेम दिख ही रहा है, तो कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल है। अब हम चेक करते हैं क्या ये GI शो कहाँ कहाँ करता है। तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, क्या GI शो करता है क्या? इधर देखो HCH3 अलग, ये H और ये बाकी का सारा कुछ अलग, इस पे ये हाइड्रोजन अलग और ये बाकी का सारा कुछ अलग, तो इस हाइड्रोजन से तो कुछ ना कुछ अलग ही है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन अलग, CH3 अलग, मतलब दोनों ही जगह GI शो तो करता है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ GI कैसे आएगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, क्या हो गया? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब ये n और p क्या आ गया सर? अनसिमेट्रिकल में तो बस n ही था, यहाँ तो p भी आ गया। हाँ बताएंगे अभी। n क्या है? GI साइट, और p क्या है? p की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, यदि जो हमारी GI साइट है n, इफ n इज even, n क्या है? even, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2 की n/2, और यदि n ओड है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? n + 1/2। ये सीधी सीधी वैल्यू ऐसे निकालती है। अब इस क्वेश्चन में बताओ भाई n की वैल्यू क्या है, ओड है कि इवन है? कितने हैं n? एक तो ये हो गया और एक ये। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी है। तो पहले p की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। n क्या है? इवन है, इवन है तो 2/2, आंसर क्या हो गया? 1। तो p की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, इस फार्मूले में पुट करना है, कर दो पुट। कैसे करेंगे? 2 की पावर n-1 क्या है? 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर p-1, p की वैल्यू क्या है? 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 0 हो गई, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, आंसर क्या आ गया? 3। इस टाइप से ये फार्मूला यूज करना है। यदि n यहाँ पे ओड हो जाता तो क्या करते हैं? मान लीजिए 3 हो जाता है n, तो क्या करते हैं? 3 + 1/2, p की वैल्यू क्या आ जाती? 2, और यहाँ पे पुटअप कर देते। तो ऐसे सिंपल सिंपल फार्मूले हैं। थोड़ा सा हो सकता है बायो के स्टूडेंट हो तो डिफिकल्ट लगा हो, और अपने इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लिया, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा और उसका कैलकुलेशन पढ़ा GI का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच।